नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे भ्रमित करने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन सा एक संवेग जिसे हम दुखद संवेग के रूप में जान सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है इस बात को नहीं समझ पाते कि दुखद और सुखद संवेग से क्या अभिप्राय है। वो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हमें किसी संवेग के पैदा होने के बाद आने वाले परिणाम दुख प्रदान करें, कष्ट प्रदान करें, तकलीफ पैदा करें, तनाव पैदा करें, इसका मतलब वो दुखद संवेग हैं। और जिस संवेग के पैदा होने के बाद जब कोई व्यक्ति कार्य करता, प्राणी कार्य करता, तो उसके जो परिणाम आते हैं वो व्यक्ति को सुख की अनुभूति करवाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो सुखद संवेग हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संवेग है जिसे हम दुखद संवेग के रूप में जान सकते हैं। तो देखिए, प्रेम, उल्लास और हर्ष, ये तो जब भी हमारे अंदर पैदा होंगे तो हमें सुखद अनुभव करवाएंगे, सुखी हम होंगे, अच्छा हमें लगेगा। लेकिन जब भी दोस्तों चिंता वाली स्थिति कोई बन रही है तो इसका मतलब चिंता हमें क्या देगी, दुख देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ध्यान रहे, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, परेशानी देने वाले संवेगों को क्या कहते हैं, दुखद संवेग कहते हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, इसमें व्यवहारवाद को अपने वास्तविक स्वरूप में आते आते कब तक का समय हो चुका था। देखो, आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, व्यवहारवाद की शुरुआत जो है 1913 ईस्वी में हुई थी। अब कई बार व्यक्ति इस प्रश्न की भाषा से कंफ्यूज हो सकता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका परीक्षा में, कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि व्यवहारवाद की स्थापना कब हुई, 1913 ईस्वी में हुई। तो व्यक्ति के माइंड में ये आएगा कि उससे पहले जो है मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन था, फिर उसके बाद मन का हुआ, फिर उसके बाद में चेतना का हुआ, और उसके बाद लास्ट में किसका बना, वो व्यवहार का बना। और व्यवहार का कब बना, 1913 ईस्वी में बना। तो माइंड में ये आ सकता है कि व्यवहारवाद का आगमन जो हुआ वो 1913 में हुआ, उसके आधार पर इसका आंसर क्या हो सकता है, 1913। लेकिन यहाँ पर ये जो पूछ रहा उसको ध्यान से समझे हम, व्यवहारवाद को अपने वास्तविक स्वरूप में आते आते कब तक का समय हो चुका था। इसका मतलब वास्तविक स्वरूप, जिस स्वरूप में आज हम उसको पढ़ते हैं, ये कब आ गया था। तो दोस्तों वास्तविक स्वरूप में कब आ गया था, तो देखिए 1913 से लेकर के कई वर्षों तक कई विद्वानों ने व्यवहारवाद का विरोध किया। लेकिन 1930 वो वर्ष था कि 1930 आते आते जो है C.L. हल, इसके अलावा जो है अन्य जो विद्वान थे, स्किनर आदि, इन विद्वानों के द्वारा दिए गए प्रबल समर्थन और इसके समर्थन में किए गए कार्यों के आधार पर व्यवहारवाद पूर्णतः स्थापित हो गया और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। आज जिस रूप में हम व्यवहारवाद को जानते हैं वो कब आया दोस्तों, 1930 में। तो ध्यान रखना अपने को, यहाँ पर स्थापना व्यवहारवाद की कब हुई थी, 1913 में, लेकिन वास्तविक स्वरूप में कब आया, 1930 में। नेक्स्ट है, कौन सी एक अन्य से भिन्न विधि है। यहाँ पर जो विधियाँ दी गई है वो दी गई है व्यक्तित्व मापन से संबंधित। अब व्यक्तित्व मापन से संबंधित विधियां हैं, स्वप्न विश्लेषण विधि यहाँ पर दी गई है, स्वतंत्र शब्द साचर्य विधि यहाँ पर दी गई है, सम्मोहन विधि दी गई है और स्वतंत्र साचर्य व्यवहार विधि दी गई है। दोस्तों इन सभी विधियों को हम मनोविश्लेषण विधियों के क्षेत्र में पढ़ते हैं, मनोविश्लेषण क्षेत्र में पढ़ते हैं। और इन सभी विधियों में से 3 विधियाँ ऐसी है जिसमें स्वप्न विश्लेषण, सम्मोहन और स्वतंत्र साचर्य व्यवहार, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। और एक विधि है स्वतंत्र शब्द साचर्य विधि, ये फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर भिन्नता की बात करें तो पहला अंतर तो हमें यहाँ पर बी में ये समझ में आ रहा है कि ये जो दी गई है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दी गई है, यानी कि इसको किसने दिया है, गाल्टन ने। जबकि बाकी जो है विधियाँ उनको किसने दिया है, फ्राइड ने। बाकी सब विधियाँ हैं, चाहे सम्मोहन विधि है, चाहे ये है, चाहे स्वप्न विश्लेषण है, ये सब किसने दिए, फ्राइड ने दिए। तो एक अंतर तो हमें ये समझ में आ गया। लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है दोस्तों, वो ये है कि स्वतंत्र शब्द साचर्य जो विधि है, इस विधि को हम
प्रक्षेपी विधि की श्रेणी में भी रखते हैं। यानी ये विधि प्रक्षेपी श्रेणी में भी आती है और मनोविश्लेषण में भी आती है, जबकि बाकी विधियां केवल मनोविश्लेषण में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर इसका सबसे सही उत्तर क्या हो गया, स्वतंत्र शब्द साचर्य विधि इसका सबसे सही उत्तर हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है स्वतंत्र शब्द साचर्य विधि इसका सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, कौन सा एक अन्य से अलग विशेषता रखने वाला कारक है। यहाँ पर जो कारक दिए गए हैं या प्रेरक दिए गए हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न विशेषता रखता है। भूख है, प्यास है, नींद है, काम है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये सभी कारक क्या हैं, जैविक हैं, और सभी जैविक कारक हैं। तो इसका मतलब इनमें क्या भिन्नता हम देखें, अब सभी जैविक कारक हैं ये तो। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि कभी कभी जैविक कारक होने के बावजूद भी कभी कभी जैविक कारक होने के बावजूद भी हो सकता है उनमें कोई विशेष ऐसा अंतर हो जिस अंतर के आधार पर हम इसको पहचान पाएँ। तो दोस्तों देखिए, भूख एक अनिवार्य कारक है। भूख अगर व्यक्ति को लगती है तो भोजन करना ही पड़ेगा। प्यास एक अनिवार्य कारक है, प्यास लगती है तो पानी पीना ही पड़ेगा। नींद आती है तो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई। लेकिन काम जो है, काम जिसे हम यौन क्रिया के रूप में जानते हैं दोस्तों, ये अनिवार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऐसा प्रेरक है जिसको जैविक भी कहते हैं, और जैविक के साथ साथ इसको क्या कहते हैं, मनोसामाजिक भी कहते हैं। तो ये जैविक प्रेरक की श्रेणी में भी आता है और मनोसामाजिक प्रेरक की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि काम इनमें सबसे अलग है। तो यहाँ भी भ्रमित नहीं होना। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सब तो ये जैविक है, फिर इनमें अलग कैसे होगा। इसका मतलब अलग जो होना चाहिए वो तो विकल्प आया ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इसमें, इनमें से कौन सी एक विधि गुथ्री ने नहीं दी है। इनमें से कौन सी एक ऐसी विधि है जिसको गुथ्री ने नहीं दी है। मतलब ये हुआ कि एडविन गुथ्री जो है उनके द्वारा कुछ विधियों का विचार दिया गया है। दोस्तों आपको ये ध्यान रहे, एडविन गुथ्री ने जो व्यक्ति की आदत होती है उस आदत से व्यक्ति बाहर कैसे निकले, आदत को व्यक्ति कैसे छुड़वाएं। कुछ गलत आदतें व्यक्ति में आ जाती है तो इसको कैसे छुड़वाएं, इसको लेकर के एडविन गुथ्री ने अपनी विधियाँ दी है। तो उन्होंने एक तो दी है देखो थकान विधि, एक दी है विपरीत क्रिया विधि, और एक दी है देहली विधि। लेकिन उन्होंने संकल्प विधि जो है नहीं बताई है, केवल 3 विधियां दी है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकल्प विधि। लेकिन ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सामान्यतया कई बार प्रश्न आ चुका परीक्षा में, निम्न में से वह कौन सा तरीका है जिससे व्यक्ति की आदत को छुड़वाया या नई आदत का विकास किया जा सकता है। तो छोड़ने के लिए भी और नई आदत के विकास के लिए भी संकल्प विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इस विधि का उल्लेख किसने नहीं किया, एडविन गुथ्री ने नहीं किया। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, एडविन गुथ्री के अनुसार संकल्प विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ये वाला, पुनर्बलन के संदर्भ में कौन एक भिन्न विचारक हैं। पुनर्बलन के संदर्भ में कौन एक भिन्न विचारक है। पुनर्बलन को लेकर के जो विचार देने वाले विद्वान है दोस्तों, उनमें ये जो दिए गए लोग इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखो एडविन गुथ्री, अल्बर्ट बांडुरा, बीएफ स्किनर और हल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि अल्बर्ट बांडुरा, स्किनर और हल ये तीनों तो पुनर्बलन के महत्व को मानते हैं। ये तो कहते हैं कि पुनर्बलन का अपना महत्व है किसमें, अधिगम में। अगर पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो अधिगम नहीं होगा। लेकिन एडविन गुथ्री एक ऐसे विद्वान है दोस्तों जो इनके विपरीत बात करते हैं। एडविन गुथ्री जो हैं क्या कहते हैं कि पुनर्बलन महत्वहीन है। ये कहते हैं पुनर्बलन का कोई मायना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पुनर्बलन तब दिया जाता है जब कार्य हो चुका होता है, और कार्य हो जाने के बाद में पुनर्बलन देने का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए एडविन गुथ्री जो है यहाँ दिए गए विचारकों में से पुनर्बलन के संदर्भ में भिन्न विचार रखने वाले विद्वान हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो विचार दिए गए हैं दोस्तों इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। समस्या चिंतन की जनक है, काम समस्या का जनक है, संवेदना
प्रत्यक्षीकरण की जनक है, उदात्तीकरण सृजनात्मकता का वाहक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, समस्या चिंतन की जनक है, बिल्कुल ये सही है। हम्फ्रे नामक विद्वान ने कहा है चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि चिंतन उस समय क्यों करना पड़ता है व्यक्ति को, समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए उसको चिंतन करना पड़ता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है काम समस्या का जनक है। तो दोस्तों ये गलत है। इसलिए गलत है कि काम खुद अपने आप में एक समस्या है। एवरी वर्क इज द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। संसार के अंदर जितने भी काम होते हैं वो खुद एक समस्या के रूप में होते हैं, इसलिए काम समस्या का जनक है ये नहीं कह सकते। काम खुद क्या है, एक समस्या है। तीसरा है संवेदना प्रत्यक्षीकरण की जनक है। संवेदना जो है उससे प्रत्यक्षीकरण पैदा होता है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम ज्ञानेंद्रियों से संवेदना प्राप्त करते हैं जो अर्थहीन ज्ञान होता है, और जब ये ज्ञान मस्तिष्क में जाकर के अर्थवान बन जाता तो उसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही है। उदात्तीकरण सृजनात्मकता का वाक्य, बिल्कुल। जैसे बाल्यावस्था के समय बालक क्या करता है, लिबिडो शक्ति का उदात्तीकरण करता है फ्राइड के अनुसार, और फिर वो उस ऊर्जा को चित्र बनाने में, खेलकूद में या विद्यालय गतिविधियों में लगाता है। इसका मतलब उदात्तीकरण व्यक्ति जब भी करता है तो नई प्रकार की सृजनात्मकता के क्षेत्र को प्राप्त करता है। इसका मतलब सृजनात्मकता का वाहक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ये विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ये बात ठीक नहीं लिखी हुई है। नेक्स्ट है ब्रूनर के अनुसार कौन सी अवस्था में क्रियात्मकता का अभाव होता है। ब्रूनर के अनुसार कौन सी अवस्था में क्रियात्मकता का अभाव होता है। जन्म से 18 माह तक की आयु में, 18 माह से 6 वर्ष तक की आयु में, 6 वर्ष से अधिक की आयु में, इन सभी में क्रियात्मकता पाई जाती है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रूनर के अनुसार कौन सी अवस्था में क्रियात्मकता का अभाव होता है। कौन सी अवस्था में क्रियात्मकता का अभाव होता है। तो देखिए ब्रूनर नामक विद्वान ने जो कहा है दोस्तों, वो कहा है कि क्रियात्मकता बालक में सबसे पहले पैदा होती है। यानी बालक सबसे पहले कार्य करते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए या क्रिया करते हुए अपनी बात को या जो भी उसने संज्ञान प्राप्त किया उसको बताने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है। ठीक है। और उसके बाद ब्रूनर ने यह कहा है कि प्रत्येक अगली अवस्था में पिछली जो विशेषता होती है वो मौजूद रहती है। जैसे क्रियात्मकता जो है वो अगली अवस्था जो प्रतिमात्मक है उसके अंदर मौजूद रहती है, और उसके बाद में अगली जो अवस्था आती है जिसके अंदर जो है भाषा का उपयोग वो करता है, संकेतात्मक अवस्था। तो संकेतात्मक अवस्था के समय क्रियात्मक भी रहता है और प्रतिमात्मक भी रहता है, और ये फिर तीनों चीज़ें जीवन पर्यंत चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये पहला आयु ये भी नहीं होगा और दूसरा भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि क्रियात्मकता का अभाव पाया जाता, तो इन सब में तो रहती है ब्रूनर के अनुसार। अब चौथा विकल्प है इन सभी में क्रियात्मकता पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। अभाव नहीं रहता भाई, सभी में क्रियात्मकता पाई जाती है। यानी अभाव यहाँ पूछा गया लेकिन अभाव रहता ही नहीं है, तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा उसके खिलाफ की सभी में क्रियात्मकता पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। जेडपीडी और इसके फोल्डिंग को ठीक से स्पष्ट करने वाली बात है। देखो जेडपीडी और इसके फोल्डिंग को लेकर के भी कई विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन रहता है। दरअसल ठीक से इनको अपन कैसे, कौन से एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, कौन सा उदाहरण इसमें दिया हुआ वो एकदम सही है। दोनों आपस में पूरक हैं, तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, दोनों आपस में स्वतंत्र है, पूरक नहीं है। जेडपीडी अलग चीज़ है, इसके फोल्डिंग अलग चीज़ है। पूरक वो होता है जिनका आपस में किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध हो। नेक्स्ट है जेडपीडी शुरुआत के लिए जबकि इसके फोल्डिंग सीखने के मध्य का व्यवहार। बिल्कुल दोस्तों, जेडपीडी का मतलब होता है शुरुआत में व्यक्ति काम नहीं कर पाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको एक बार मनोबल प्रदान कर दे, सहारा प्रदान कर दे, तो फिर वो उस दिशा में सीखना शुरू कर देता है, वो तो होता है जेडपीडी। यानी और इसके फोल्डिंग का मतलब होता है सीख रहा पहले से ही, पहले से व्यक्ति सीख रहा है, उसके सीखने के मध्य में कोई उसको समर्थन दे देता है तो उसके सीखने की मात्रा और गति बढ़ जाती है। इसका मतलब जेडपीडी शुरुआत के लिए है, जबकि इसके फोल्डिंग जो है सीखने के मध्य के लिए व्यवहार है। ये एकदम सही विकल्प है।
नेक्स्ट है जेडपीडी और इसके फोल्डिंग दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर है, ये बात भी गलत है। जेडपीडी और इसके फोल्डिंग का सीखने से डरना है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो ध्यान रहे जेडपीडी शुरुआत के लिए होता है और इसके फोल्डिंग सीखने के मध्य समर्थन देने से संबंधित होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, बालक की कौन सी समानताओं का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। बालक की कौन सी समानताओं का अध्ययन मनोविज्ञान करता है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही किसी का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मनोविज्ञान असमानताओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, असमानताओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान कभी समानताओं का अध्ययन नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ समानताओं का अध्ययन जो है मनोविज्ञान करता ही नहीं है। तो किसी भी सूरत में न शारीरिक, न मानसिक, न संवेगात्मक होगा, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप समझ गए होंगे दोस्तों। मनोविज्ञान केवल किसका अध्ययन करता है, असमानता का अध्ययन करता है, समानता का अध्ययन नहीं करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। सुनिश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। आगे फिर हम इसी तरह के प्रश्नों की बात करते रहेंगे। और दोस्तों इन प्रश्नों सहित अब तक हम जो है 50 प्रश्न पूरे कर चुके हैं, यानी इन प्रश्नों सहित हम 50 प्रश्नों तक पहुंच गए हैं और बहुत जल्द आगे के 50 प्रश्न भी हम करने वाले हैं। 50वां प्रश्न आज तक पूरा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।